हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस सेशन में हम लोग स्ट्रेस टेंसर के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने ऑब्लिक प्लेन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया था। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस सेशन में हम लोग स्ट्रेस टेंसर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि स्ट्रेस टेंसर होता क्या है। तो देखिए माय डियर, किसी भी बॉडी पर या किसी भी बीम या मेंबर पर जो लोड एक्ट करेगा, उस लोड के कारण वहाँ पर स्टेट ऑफ स्ट्रेस डेवलप होगा। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर बॉडी पर एक ही डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस आएगा। मतलब अगर यूनी एक्सियल लोडिंग है तो यूनी एक्सियल स्ट्रेस मिलेगा। अगर दो डायरेक्शन में लोड अप्लाई हुआ है तो उसे हम बोलते हैं बाय एक्सियल लोडिंग, तो वहाँ पर हमें बाय एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस मिलेगा। अगर बीम पर तीनों डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स वाई जेड पर लोड लग रहा है, तो वहाँ पर इसे हम लोग बोलते हैं ट्राई एक्सियल लोडिंग। मतलब तीनों एक्सिस से लोडिंग लग रहा है और उस टाइम जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगा उसे आप कहेंगे ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ओके, तो किसी भी पॉइंट पर जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग स्ट्रेस टेंसर का यूज़ करते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी भी पॉइंट पर जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग स्ट्रेस टेंसर का यूज़ करते हैं। मतलब कोई भी पॉइंट किस स्टेट ऑफ स्ट्रेस में है, यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में है या बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में है या ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में है, ये हम लोग निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए स्ट्रेस टेंसर का यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखा जाए, फिर उसके बाद मैं आपको फिगर बना के इसको समझाऊंगा। देखिए, stress tensor at a point is used to define the state of stress at that point. That is various stresses on three mutual perpendicular directions in triaxial state of stress or on two mutual perpendicular directions in biaxial state of stress or on one mutual perpendicular direction in uniaxial state of stress। ठीक है, यही आपका स्ट्रेस टेंसर का डेफिनेशन हो गया। आइए इस चीज़ को समझते हैं। स्ट्रेस टेंसर किसी भी पॉइंट पे हम लोग यूज़ करते हैं टू डिफाइन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट दैट पॉइंट। मतलब उस पॉइंट पर हम लोग स्ट्रेस टेंसर किसी पॉइंट पे अगर यूज़ कर रहे हैं, उसका ये मतलब होता है कि उस पॉइंट पर कौन सा स्टेट ऑफ स्ट्रेस लग रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन
अगर आप ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में देखेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे वेरियस स्ट्रेस काम करेगा। तो कौन कौन सा स्ट्रेस काम करेगा ये बताएगा हमें स्ट्रेस टेंसर। उसी तरीके से अगर बीम बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में है तो उस बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन कौन सा वेरियस स्ट्रेस होगा ये हम फाइंड करेंगे। एंड यदि बीम आपका यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में है तो बीम पर कौन कौन सा स्ट्रेस काम करेगा ये हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रेस टेंसर हमें बताएगा। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ के चलिए कि स्ट्रेस टेंसर के हेल्प से हम ये समझेंगे कि ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस अगर है तो वहाँ पर कौन कौन सा स्ट्रेस होगा, अगर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है तो वहाँ पर कौन सा स्ट्रेस आएगा, ठीक है, किस किस डायरेक्शन में स्ट्रेस है, और यूनी एक्सियल के केस में कौन सा स्ट्रेस मिलेगा। तो ये हमें स्ट्रेस टेंसर के हेल्प से ही मिलेगा। बात समझ में आ गया। चलिए माय डियर, ये तो डेफिनेशन हो गया इसका। अब थोड़ा सा हम लोग पहले स्ट्रेस का नोटेशन देखते हैं, ध्यान देंगे आप। आइए, स्ट्रेस नोटेशन। स्ट्रेस का नोटेशन देखिए। अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस को दिखाना चाहते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस को सिंपली हम लिखते हैं, पहले नॉर्मल स्ट्रेस का देख लीजिए। नॉर्मल स्ट्रेस, इस नॉर्मल स्ट्रेस का नोटेशन कैसे होता है, आप सिग्मा XX भी लिख सकते हैं या सिंपली सिग्मा X लिख सकते हैं। जनरली हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस जब भी लिखते हैं तो वहाँ पर एक ही सब्सक्रिप्ट होता है, एक ही सब्सक्रिप्ट होता है। आप दो सब्सक्रिप्ट भी दे सकते हैं, सिग्मा XX, सिग्मा YY, सिग्मा ZZ दे सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग सिग्मा X ही लिखते हैं, या तो सिग्मा X या तो सिग्मा Y या तो सिग्मा Z। सिग्मा X का मतलब है नॉर्मल स्ट्रेस इन X डायरेक्शन, सिग्मा Y का मतलब है नॉर्मल स्ट्रेस इन Y डायरेक्शन, सिग्मा Z का मतलब है नॉर्मल स्ट्रेस इन Z डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम दो लिखते हैं, दो सब्सक्रिप्ट लिखते हैं तो उन दोनों का क्या मतलब है वो समझिए। जो फर्स्ट लिखा रहता है, फर्स्ट वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ लोड को। क्या शो करेगा माय डियर? डायरेक्शन ऑफ लोड। मतलब अगर सिग्मा XX लिखा हुआ है तो ये तो आप श्योर हो गए कि लोड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, X डायरेक्शन में है। और जो ये सेकेंड वाला जो है ये आपको शो करेगा फेस, मतलब कौन सा फेस है, X फेस है या Y फेस है या Z फेस है, वो आपको यहाँ से देख के पता चलेगा। यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा, यहाँ पर अभी फ़िलहाल X है तो इसका मतलब है कि ये X फेस है। और फेस को हम लोग डायरेक्शन ऑफ पॉइंट भी कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट। बात समझ में आ रहा है? ओके। उसी तरह शियर स्ट्रेस को, शियर स्ट्रेस का नोटेशन कैसे होगा वो देखिए। माय डियर, ये शियर स्ट्रेस है। शियर का मतलब ये होता है, ध्यान से समझेंगे आप, शियर स्ट्रेस हमेशा पेयर में आता है, ठीक है। शियर का मतलब होता है दो भागों में शियर कर देना। अगर यहाँ पर शियर फोर्स लग रहा है तो उस शियर फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, वो इसको दो भाग में बांटना चाहेगा। दो भाग में बांटेगा, दैट मीन्स सपोज ये इस तरह है, दो भाग में बट रहा है तो ऐसे होगा जी, स्लाइड करेगा। इसे ही बोलते हैं शियर होना, यही आपका शियर है। मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों मिला हुआ है, लेकिन जैसे ही शियर फोर्स लगेगा, मान लीजिए यहाँ पर शियर फोर्स लग रहा है तो ये शियर हो जाएगा। मतलब ये पोर्शन ऊपर की तरफ, ये पोर्शन नीचे की तरफ। मतलब इस तरफ एक शियर स्ट्रेस, इस तरफ नीचे भी एक शियर स्ट्रेस। तो हमेशा ये पेयर में होगा, जोड़ा में होगा, ठीक है। एंड शियर स्ट्रेस को आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे, मतलब शियर स्ट्रेस को कभी टाउ XX, टाउ YY नहीं देखेंगे आप। तो किस तरह देखेंगे? तो शियर स्ट्रेस में दो सब्सक्रिप्ट का लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप शियर स्ट्रेस
इस तरह देखेंगे, टाउ एक्स वाई देखेंगे कहीं लिखा हुआ, या टाउ वाई जेड देखेंगे, या टाउ जेड एक्स देखेंगे। आप कहीं पर भी टाउ एक्स एक्स, टाउ वाई वाई, टाउ जेड जेड नहीं देखेंगे, वो मीनिंगलेस है। अब इसका क्या मतलब है, क्यों हम लोग यहाँ पर 2 सब्सक्रिप्ट लेना ही जरूरी ही है, उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल देखिए टाउ एक्स वाई का मतलब क्या है, वाई क्या है, वाई है डायरेक्शन ऑफ लोड, और x क्या है, फेस, मतलब डायरेक्शन ऑफ पॉइंट। तो टाउ एक्स वाई को आप क्या कहेंगे, टाउ एक्स वाई जो शियर स्ट्रेस है, ये शियर स्ट्रेस y डायरेक्शन में होगा, क्योंकि लोड का डायरेक्शन क्या है, y है, तो ये टाउ एक्स वाई शियर स्ट्रेस y डायरेक्शन में लगेगा। ओके, x क्या है, x फेस है, मतलब ये शियर स्ट्रेस x फेस पर होगा, x फेस पर y डायरेक्शन की तरफ होगा। बात समझ में आ रहा? अगर टाउ एक्स वाई कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि वो शियर स्ट्रेस x फेस पर होगा, y डायरेक्शन की तरफ होगा। अगर टाउ वाई जेड लिखा हुआ है तो y फेस होगा, और z क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ लोड। मतलब टाउ वाई जेड को आप क्या कहेंगे, टाउ वाई जेड को हम कहेंगे कि ये शियर स्ट्रेस y फेस पर z डायरेक्शन में काम कर रहा है, z डायरेक्शन में काम कर रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। तो शियर स्ट्रेस के नोटेशन में 2 सब्सक्रिप्ट का होना ज़रूरी है। यहाँ पर सिंगल सब्सक्रिप्ट नहीं होता है, नॉर्मल स्ट्रेस में सिंगल सब्सक्रिप्ट होगा, क्योंकि ये नॉर्मल होता है, इसको 2 प्लेन से मतलब नहीं है, इसको 2 प्लेन से मतलब है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, तो 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन के बीच में होगा ये शियर स्ट्रेस। बात समझ में आ रहा? लेकिन ये नॉर्मल स्ट्रेस किसी एक प्लेन में ही होगा, किसी एक फेस पर ही होगा, किसी एक फेस पर ये नॉर्मल होता है। ओके, चलिए माय डियर, आई होप कि आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया है। चलिए अब इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रेस के पास 2 डायरेक्शन होता है। आपने जब यहाँ पर देखा कि शियर स्ट्रेस का नोटेशन या नॉर्मल स्ट्रेस का नोटेशन कैसे होगा, तो वहाँ पर आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि स्ट्रेस के पास 2 डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन ऑफ पॉइंट और एक डायरेक्शन ऑफ लोड। मतलब एक तो वो किस फेस पर काम कर रहा है और दूसरा किस तरफ काम कर रहा है। तो स्ट्रेस के पास 2 डायरेक्शन होता है, और ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और हैविंग मोर देन 1 डायरेक्शन हो, एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो, तो उस क्वांटिटी को हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्ट्रेस इज अ टेंसर because it is having 2 directions. Direction of load and direction of point. ओके, तो देखिए माय डियर, यानी आज से याद रखेंगे स्ट्रेस को हम लोग टेंसर बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेस इज टेंसर क्वांटिटी। आपने जनरली 2 क्वांटिटी पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा स्केलर, आपने पढ़ा होगा वेक्टर। ठीक है, स्केलर के पास क्या होता है? हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड 1 डायरेक्शन होता है। अब इसी में एक और क्वांटिटी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर के पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड एंड
मोर देन वन डायरेक्शन, मोर देन वन डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है? तो स्ट्रेस क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। अब यहाँ से देखिए, स्केलर को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, और टेंसर सिंपली होता है सेकेंड ऑर्डर टेंसर। यानी स्केलर को हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर टेंसर। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, और ये हो गया सेकेंड ऑर्डर टेंसर। बात समझ में आ रहा? तो तीन तरह का क्वांटिटी होगा, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। सो आई होप कि आपको ये चीज़ अब समझ में आ गया कि स्ट्रेस टेंसर क्यों होता है, क्योंकि इसके पास दो डायरेक्शन होता है जी। ठीक है, चलिए माय डियर, अब हम लोग सभी स्ट्रेस को अच्छे से देखेंगे, उसके डायरेक्शन को देखेंगे, तभी आपका ये चीज़ क्लियर हो पाएगा। ठीक है, आइए माय डियर। आइए ध्यान देंगे आप। सपोज माय डियर, ये कोई बॉडी है, ये आपका बॉडी है। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस। ये आपका जेड एक्सिस, इसका लेंथ L है, इसका विड्थ B है, और इसका डेप्थ D है। ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए, तो ये कौन सा फेस होगा? तो मैंने बताया हुआ है कि इस देखिए, इस प्लेन पर ये एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो जो एक्सिस परपेंडिकुलर होता है वो वाला वही फेस हो जाता है। मतलब ये आपका एक्स फेस है। क्यों? क्योंकि इस पर एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका माय डियर क्या हो गया? एक्स फेस। अब देखिए, ये सोचिए, ये एक्स एक्सिस इस पर परपेंडिकुलर है, तो बाकी का y और z कहाँ गया? तो इसका मतलब है कि y और z इसी पर होगा, इसी प्लेन पर होगा। ये आपका y एक्सिस होगा और ये आपका z एक्सिस होगा। यानी ये कौन सा प्लेन हो गया? YZ प्लेन। तो या तो आप x फेस बोलिए या तो आप YZ प्लेन बोलिए, एक ही बात है। YZ प्लेन का मतलब क्या है कि उस प्लेन पर y और z सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो बाकी का x कहाँ गया? तो x उस पर परपेंडिकुलर होगा, यानी x फेस। ठीक है, दोनों एक ही बात है। और इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ x फेस b, और ये क्या है? डेप्थ b इंटू डी। ओके, चलिए माय डियर, अब इसके बारे में बात किया जाए। इसके बारे में, ये कौन सा फेस होगा? इस पर देखिए, y एक्सिस परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये y फेस होगा, y फेस। जब ये y फेस है तो इसका मतलब कि ये xz प्लेन है, और इसका एरिया क्या होगा? यानी AY क्या हो जाएगा? इसका ये लेंथ L है और ये क्या है? विड्थ L इंटू बी हो जाएगा, L इंटू बी। अब देखिए, ये कौन सा फेस होगा माय डियर? इस पर देखिए, z एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया आपका z फेस। z फेस, z फेस का मतलब है XY प्लेन, XY प्लेन। और z फेस का एरिया क्या होगा?
इसका एरिया कितना होगा, L इंटू डी। कोई दिक्कत? चलिए माय डियर, आई होप कि आपको फेस तो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए माय डियर, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अलोंग लोड लग रहा है। यहाँ भी लोड लग रहा है, यहाँ भी लोड लग रहा है, यहाँ भी लोड लग रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये ट्राई एक्सियल लोडिंग है, ट्राई एक्सियल लोडिंग। जब ट्राई एक्सियल लोडिंग होगा तो हमें ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस भी मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, आइए एक और फिगर बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। देखिए, तो जब ट्राई एक्सियल लोडिंग लग रहा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस में इसके नॉर्मल, एक्स फेस के नॉर्मल हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होगा। ये तो हम श्योर हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पर होगा, एक्स फेस में होगा। एक नॉर्मल स्ट्रेस वाई फेस में होगा माय डियर, सिग्मा वाई। और एक नॉर्मल स्ट्रेस हमारा जेड फेस पे होगा, सिग्मा जेड। तो जब कोई बॉडी ट्राइएक्सियल लोडिंग में होगा तो वहाँ पर 3 नॉर्मल स्ट्रेस तो होना ही है, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस किसी एक फेस में एक ही होगा। तो एक्स फेस में एक है, वाई फेस में एक, जेड फेस में एक, तीनों नॉर्मल स्ट्रेस है और वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब बात करते हैं शियर स्ट्रेस का, अब बात करते हैं माय डियर शियर स्ट्रेस का। तो ध्यान देंगे आप, सपोज आप इसको यहाँ से कट कर रहे हैं, यहाँ पे शियर फोर्स आपने लगाया है तो ये कट होगा। ये कट होगा तो क्या होगा, मैंने बोला था स्लाइड करेगा। तो एक शियर स्ट्रेस ऊपर लगेगा, एक शियर स्ट्रेस नीचे आएगा। जो हाफ पोर्शन कट जाएगा उस पर मान लीजिए शियर स्ट्रेस नीचे लग रहा है और ये जो पोर्शन बचा हुआ है इस पे ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ये कौन सा फेस है, एक्स फेस। तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस क्या मिलेगा, देखिए एक शियर स्ट्रेस इस डायरेक्शन में होगा माय डियर और एक शियर स्ट्रेस जेड डायरेक्शन में होगा। एक शियर स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में होगा, एक शियर स्ट्रेस जेड डायरेक्शन में होगा। और इसका नामकरण क्या होगा, ये हो गया आपका टाउ एक्स वाई, ये हो गया आपका टाउ एक्स जेड। याद कीजिए, जो फर्स्ट में लिखा रहता है वो फेस होता है। तो ये तो एक्स फेस है, तो इसलिए यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक्स लिखा हुआ है, मतलब ये एक्स फेस पर है। ये लोड वाई डायरेक्शन में है, ये स्ट्रेस का डायरेक्शन वाई की तरफ है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया वाई, क्योंकि जो वाई ये जो फर्स्ट लिखा रहता है वो आपका डायरेक्शन ऑफ लोड है। इसका डायरेक्शन देखिए जेड की तरफ है, तो यहाँ पर ये जेड लिखा गया, टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड। ठीक है, क्योंकि 2 शियर स्ट्रेस मिलेगा, मैंने आपको बताया हुआ है जब भी शियर होता है तो वहाँ पर हमें 2 शियर स्ट्रेस मिलता है। ठीक है, तो देखिए टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड, इसका मतलब क्या हुआ माय डियर, किसी एक फेस पर हमें 3 स्ट्रेस मिलेगा। किस कंडीशन में, तो ट्राइएक्सियल लोडिंग के केस में। अगर किसी बीम पर ट्राइएक्सियल लोडिंग हो रहा है तो वहाँ पर एक फेस पर हमें 3 स्ट्रेस मिलेगा, एक नॉर्मल स्ट्रेस और 2 शियर स्ट्रेस मिल गया। अब आते हैं वाई फेस पर, तो वाई फेस पर नॉर्मल स्ट्रेस तो हमने दिखा दिया। अब एक शियर स्ट्रेस होगा एक्स के तरफ और एक शियर स्ट्रेस होगा जेड के तरफ। कौन सा फेस है ये, वाई फेस। तो आप क्या लिखेंगे पहले, टाउ वाई, यहाँ पर भी टाउ वाई। अब डायरेक्शन देखिए ये एक्स की तरफ है तो टाउ वाई एक्स हो गया, ये टाउ वाई जेड हो गया,
वाई स्टार्टिंग में आपने लिखा है, इसका मतलब है फेस, वाई फेस। एक्स यहाँ लिखने का मतलब है कि इसका डायरेक्शन एक्स की तरफ है, इसीलिए एक्स लिखा गया। यहाँ पर उसी तरह तो यहाँ पर भी देखिए वाई फेस पर भी 3 स्ट्रेस मिल रहा है, एक नॉर्मल स्ट्रेस, 2 शियर स्ट्रेस। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस जेड फेस पर एक शियर स्ट्रेस एक्स की तरफ और एक शियर स्ट्रेस वाई की तरफ। फेस कौन सा है, जेड, तो टाउ जेड, टाउ जेड। ये एक्स की तरफ है तो टाउ जेड एक्स, ये वाई की तरफ है टाउ जेड वाई। मतलब जेड फेस पर भी 3 स्ट्रेस काम करेगा, एक नॉर्मल स्ट्रेस, 2 शियर स्ट्रेस। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं माय डियर, यहाँ से भी देख सकते हैं, सोचने की बात है। ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन में टाउ एक्स वाई ऊपर लग रहा है। यहाँ से यदि आप कट करते हैं तो टाउ एक्स वाई एक नीचे भी आएगा, ओके। अब टाउ वाई एक्स देखिए, टाउ वाई एक्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट को बीचों बीच काट देंगे तो एक टाउ वाई एक्स उधर जा रहा है तो एक टाउ वाई एक्स इस तरफ आएगा, ऐसे है, ऐसे, ठीक है। टाउ वाई एक्स इधर गया और एक टाउ वाई एक्स इधर आएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट। ओके माय डियर, अब थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबू ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे? 9। नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट कितना है? 9 है। ओके, चलिए, अब सपोज माय डियर आपको स्ट्रेस यहाँ पर देखना है, सपोज यहाँ पर स्ट्रेस देखना है, इस पॉइंट पर देखना है। इस पॉइंट पर जब आप स्ट्रेस देखेंगे तो देखिए ये पॉइंट एक्स फेस में भी है, वाई फेस में भी है, जेड फेस में भी है, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट कितना होगा? 9 होगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट एक्स फेस में बिलोंग कर रहा है तो इसके ऊपर एक नॉर्मल स्ट्रेस, 2 शियर स्ट्रेस लगेगा। अगर ये पॉइंट वाई फेस में बिलोंग कर रहा है तो एक नॉर्मल, 2 शियर। जेड में बिलोंग करेगा तो एक नॉर्मल, 2 शियर। तो ओवरऑल इस पॉइंट पर नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट कितना है? 9 है, 3 नॉर्मल और 6 शियर स्ट्रेस। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ये किसका फिगर है? दिस इज अ फिगर फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of triaxial state of stress at a point, मतलब इस पॉइंट पर, ठीक है। तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन माय डियर दिखा दिया है। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो आइए इसको मिटा देते हैं अब, ठीक है। देखिए, when the point, कौन सा पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं? इस पॉइंट के बारे में। When the point belongs to X phase, तो वहाँ पर 1 नॉर्मल स्ट्रेस होगा एंड 2 शियर स्ट्रेस होगा ना जी। अगर पॉइंट X फेस में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट तो तीनों में आएगा ना जी, ऐसा तो नहीं है कि ये पॉइंट किसी एक में है, क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट है तो ये तीनों फेस में आएगा। वही मैं लिख रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट एक्स फेस में बिलोंग कर रहा है तो वहाँ पर एक नॉर्मल स्ट्रेस होगा, 2 शियर स्ट्रेस होगा। ओके, उसी तरह व्हेन द पॉइंट बिलोंग्स टू वाई फेस
तो वहाँ पर भी एक नॉर्मल स्ट्रेस एंड 2 शियर स्ट्रेस। सिमिलरली व्हेन द पॉइंट बिलोंग्स टू Z फेस, तो वहाँ पर भी 1 नॉर्मल स्ट्रेस एंड 2 शियर स्ट्रेस। So under triaxial state of stress or under triaxial loading, the total number of stress components at a point is 9 स्ट्रेस कंपोनेंट होगा। ठीक है, 9 का मतलब क्या है? 3 नॉर्मल स्ट्रेस एंड 6 शियर स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट इतना ही होगा। ओके, चलिए, तो ये फिगर था ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के केस में, ग्राफिकल के केस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, चलिए माय डियर, अब इसका हम लोग क्या करेंगे? अब इसका हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। आइए देखते हैं। इट्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप कैसे लिखेंगे वो देखिए। सिग्मा 3D, ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको यहां पर दिखाना है सिग्मा 3D। ओके, ध्यान देना है यहां पर। यहां पर जो हम लोग फर्स्ट रो में लिखेंगे, फर्स्ट रो में हम लोग एक्स फेस वाला स्ट्रेस लिखेंगे। सेकेंड रो में हम लोग वाई फेस वाला स्ट्रेस लिखेंगे और थर्ड रो में हम लोग जेड फेस वाला स्ट्रेस लिखेंगे। ठीक है, आइए लिखिए। तो एक्स फेस में कौन कौन सा स्ट्रेस लग रहा है? सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, टाउ एक्स जेड। वाई फेस में भी 3 स्ट्रेस लग रहा है, लेकिन कैसे लिखना है वो समझिए। नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे लिखे हैं, तो अब नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ लिखेंगे सिग्मा जेड, मतलब डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, सॉरी सिग्मा वाई। अब बच गया 2 शियर स्ट्रेस, टाउ वाई जेड, टाउ वाई एक्स। तो ये जो फर्स्ट पोजीशन होगा, मतलब यहाँ पर वाई फेस वाला ही होगा, मतलब ये वाई तो होना ही चाहिए। अब बात देखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा। तो उसके लिए x है और z है, तो माय डियर पहले x वाला होगा ना, फिर ना z होगा, मतलब x y z। तो पहले यहाँ पर कौन सा होगा? पहले यहाँ पर होगा टाउ वाई एक्स और यहाँ पर होगा टाउ वाई जेड। ये फर्स्ट वाला y क्या दिखा रहा है? फेस दिखा रहा है, फेस। और जो सेकेंड वाला है वो क्या दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ लोड। तो पहले x लिखाएगा, फिर y, फिर z। ओके, अब आइए z फेस। तो मैंने क्या बोला? डायगोनल एलिमेंट आपका नॉर्मल स्ट्रेस होगा, तो यहाँ पर सिग्मा z। अब z फेस में देखिए, ये 2 बच गया, तो z फेस है, z फेस है, तो यहाँ पर टाउ z तो रहेगा ही, टाउ z तो रहेगा ही। अब यहाँ पर ये क्या होगा? एक आपका x है, एक आपका y है, तो यहाँ पर क्या होगा? x, यहाँ पर क्या होगा? y। यही हो गया माय डियर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और सिग्मा 3D इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस टेंसर एट ए पॉइंट इन 3D। यही है आपका स्ट्रेस टेंसर माय डियर। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेस टेंसर
एट ए पॉइंट इन 3D। ओके, स्ट्रेस टेंसर एट ए पॉइंट इन 3D, और जो इसका डायगोनल एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा, उस पर नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा। कितनी बार आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में इस मैट्रिक्स के जगह यहाँ पर वैल्यूज़ दिया रहेगा और आपसे वहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो बस ध्यान में रखना है, मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टाउ वाई एक्स का वैल्यू 5 है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि सिग्मा वाई का वैल्यू 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे कौन सा वेरियस स्ट्रेस काम कर रहा है, कौन कौन सा स्ट्रेस काम कर रहा है, वो आप स्ट्रेस टेंसर के हेल्प से, इसके हेल्प से आप बता पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अगर सभी वैल्यूज़ दिया रहेगा तो आप ये बता देंगे इसको देखकर कि ये ट्राइक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। अगर ट्राइक्सियल नहीं होगा, बाइक्सियल होगा, तो आपका स्ट्रेस टेंसर चेंज हो जाएगा। अब चेंज होके कैसा होगा ये हम बताएंगे अभी, ठीक है। अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि 3 डायमेंशनल के लिए स्ट्रेस टेंसर आपका यही होगा। बात समझ में आ गया? चलिए माय डियर, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना है। यहाँ पर टाउ एक्स वाई है, यहाँ पर टाउ वाई एक्स है, दोनों देखने में एक ही जैसा लग रहा है, बस अंतर क्या है, यहाँ पर पहले एक्स वाई है, फिर यहाँ पर वाई एक्स है। यहाँ आइए, टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स दोनों क्या होगा, दोनों कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है। दोनों के बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री है। टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। उसी तरीके से टाउ जेड वाई और टाउ वाई जेड, ये दोनों कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस हुआ और इसके बीच का एंगल 90 है। उसी तरह टाउ जेड एक्स और टाउ एक्स जेड, ये दोनों कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 90 होता है। ओके, तो जितने भी कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। डायरेक्शन अपोजिट का मतलब होगा एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा। फिर से सुन लीजिए, जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा और अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर तो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का 3 पेयर बताया, 3 जोड़ा बताया। फर्स्ट पेयर टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है, मतलब इस दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। ओके, उसी तरह दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस कौन सा है, टाउ जेड वाई और टाउ वाई जेड, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। उसी तरीके से टाउ एक्स जेड और टाउ जेड एक्स, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड बराबर होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। कोई दिक्कत? इसका डेरिवेशन भी है माय डियर, प्रूव दैट, आपने सेमेस्टर में पढ़ा होगा, प्रूव दैट कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका डेरिवेशन भी है, बट आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सेमेस्टर कंपटीशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो बस आप ये ध्यान देके चलिए कि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, लेकिन क्या नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ पर देखिए सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों कंप्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस है, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 है। तो क्या ये दोनों बराबर होगा? नहीं माय डियर, कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस आपस में बराबर नहीं होते हैं। उसी तरीके से सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड, ये दोनों भी कंप्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो क्या ये बराबर होगा? नहीं। तो कंप्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस बराबर नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस आपस में बराबर होता है। बात समझ में आ गया? चलिए माय डियर, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान देंगे। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है 3×3, ठीक है। चलिए, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेसेस
आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। लेकिन हो सकता है किसी क्वेश्चन में बराबर दे दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन देने वाला काफ़ी बड़ा गुनाह कर दिया है। आप ये मत सोचिएगा कि सर ने तो बताया था कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई बराबर नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन में कैसे दे दिया है। तो माय डियर, एक केस आएगा जिसमें वैल्यू सेम रहेगा। यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना जी, यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर मैं यहाँ पर बोल देता कि दोनों आपस में बराबर होता है, तब तो आप यही सोचेंगे ना कि हर जगह बराबर होगा, हर जगह बराबर होगा। लेकिन नहीं माय डियर, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। अब किसी क्वेश्चन में दे दिया है तो दैट मीन्स वो उस पार्टिकुलर कंडीशन में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दैट इज सिग्मा एक्स नॉट इक्वल टू सिग्मा वाई नॉट इक्वल टू सिग्मा जेड एंड सिग्मा जेड नॉट इक्वल टू सिग्मा एक्स आपस में बराबर नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्या होगा, वो बराबर होता है, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, but opposite in direction, okay, but opposite in direction। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस जो होगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा एंड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस होता है माय डियर, टाउ एक्स वाई एंड टाउ वाई एक्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है। टाउ वाई जेड एंड टाउ जेड वाई, टाउ जेड एक्स एंड टाउ एक्स जेड, ये तीनों का तीनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। इसलिए ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप ये मत सोच लीजिएगा, आप कभी ऐसा मत कर दीजिएगा कि टाउ एक्स वाई बराबर टाउ एक्स जेड लिख दीजिएगा। नहीं माय डियर, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब इसका वैल्यू इसके बराबर होगा, इसका वैल्यू इसके बराबर, इसका वैल्यू इसके बराबर, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सो टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड वाई, टाउ जेड एक्स इज इक्वल टू टाउ एक्स जेड। बात समझ में आ गया, चलिए माय डियर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं माय डियर। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, अब फिर से हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे। ये वाला मैट्रिक्स हम लोग फिर से बनाते हैं, ठीक है। आइए बनाते हैं फिर से मैट्रिक्स। नाउ रीराइट द मैट्रिक्स, नाउ रीराइट द मैट्रिक्स एज, फिर से मैट्रिक्स को लिखिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिग्मा 3D इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। पहले ये लिख दीजिए, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। अब यहां पर क्या है, टाउ एक्स वाई, तो यहां पर हम लिख देंगे टाउ एक्स वाई। यहां पर क्या है, टाउ वाई एक्स,
लेकिन टाउ वाई एक्स किसके बराबर होता है, टाउ एक्स वाई के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टाउ एक्स वाई ही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए टाउ एक्स जेड है तो टाउ एक्स जेड लिखिए। अब खोजिए टाउ जेड एक्स को, टाउ जेड एक्स यहाँ पर ये दोनों कंप्लीमेंट्री होता है, आपस में बराबर होता है, तो ये टाउ एक्स जेड है तो ये भी टाउ एक्स जेड हो जाएगा, टाउ एक्स जेड। फिर यहाँ पर क्या है, टाउ वाई जेड, टाउ वाई जेड। अब कौन सा बच गया, टाउ जेड वाई। तो टाउ जेड वाई और टाउ वाई जेड कंप्लीमेंट्री होता है, बराबर होता है आपस में, तो यहाँ पर आप टाउ वाई जेड लिख दीजिए। और ये मैट्रिक्स 3×3 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब स्ट्रेस टेंसर जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस ये है आपका डायगोनल में। अब इसको देखकर क्या आप कुछ बोल सकते हैं, ये आपका डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे ध्यान से देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है। डायगोनल के ऊपर टाउ एक्स वाई, यहाँ भी टाउ एक्स वाई, यहाँ टाउ एक्स जेड तो यहाँ पर भी टाउ एक्स जेड, यहाँ टाउ वाई जेड तो यहाँ पर भी टाउ वाई जेड। तो अगर माय डियर इस डायगोनल के अबाउट इसको आप फोल्ड करते हैं, इस पार्ट को आप फोल्ड करके इस पर ला देंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये इसको ओवरलैप कर लेगा, ये इस पर आ जाएगा, ये इस पर आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि स्ट्रेस टेंसर जो होता है ये सिमेट्रिक होता है अबाउट द डायगोनल। इस डायगोनल के अबाउट ये स्ट्रेस टेंसर सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक अबाउट द डायगोनल। और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है कि स्ट्रेस टेंसर क्या होगा माय डियर, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ओके, एंड ये डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपने यहाँ पर क्या देखा कि टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स दोनों बराबर होगा। तो कहीं पर भी अगर टाउ एक्स वाई आपको मिल रहा है तो आप ये बोल सकते हैं, कहीं पर भी टाउ एक्स वाई अगर मिल रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब है कि वहाँ पर टाउ वाई एक्स भी आया होगा, टाउ वाई एक्स भी आया होगा। स्लाइड कर रहा है ना जी, तो अगर एक आ रहा है तो दूसरा भी तो आया होगा। तो अगर टाउ एक्स वाई का वैल्यू कहीं पर दिया हुआ है तो उस वैल्यू के आधार पे आप ये भी बोल सकते हैं कि टाउ वाई एक्स का वैल्यू भी उतना ही होगा। इसका मतलब है कि एवरी शियर स्ट्रेस इज एसोसिएटेड विथ ए कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो आइए पॉइंट लिख देते हैं। Every shear stress is associated with a complementary shear stress of equal magnitude but opposite direction, बात समझ में आ गया। अगर एक शियर स्ट्रेस आ रहा है तो दूसरा शियर स्ट्रेस तो रहेगा ही, उसका कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस तो वहां पर रहेगा ही। ठीक है, चलिए माय डियर, अब हम लोग बात करेंगे। देखिए ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में हमें जो भी पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। ठीक है,
ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में हमें जो भी पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बायएक्सियल। अब हेडिंग दीजिए बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस प्रॉब्लम्स। बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस प्रॉब्लम्स। ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस प्रॉब्लम्स। और बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस प्रॉब्लम्स को ही हम लोग बोलते हैं प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे इसे, प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें होता क्या है। ट्राइएक्सियल में तीनों एक्सिस में, ध्यान से सुनेंगे, ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स वाई जेड, तीनों में स्ट्रेस मिल रहा था, हमें मिलता है। लेकिन बायएक्सियल में क्या होगा, बायएक्सियल में आप बोलेंगे कि सर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें स्ट्रेस मिलेगा, तीसरे में नहीं मिलेगा, क्योंकि तीसरा में अगर स्ट्रेस मिल गया तो वो तो ट्राइएक्सियल हो गया। तो बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस प्रॉब्लम का मतलब है कि सिर्फ दो ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें स्ट्रेस मिल रहा है, तीसरा डायरेक्शन में हमें स्ट्रेस नहीं मिल रहा होगा। वो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन जिसमें हमको स्ट्रेस मिल रहा है वो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, जेड एक्स भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि हमें एक्स और वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस मिल रहा है, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उसे हम बोल देंगे बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस प्रॉब्लम्स। कभी कभी क्या होता है कि तीनों प्लेन में, तीनों डायरेक्शन में हमें स्ट्रेस मिलता है, लेकिन मान लीजिए एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में हमें स्ट्रेस मिल रहा है। एक्स डायरेक्शन में हमें स्ट्रेस मिल रहा है 200, वाई में मिल रहा है 150, लेकिन जेड में मान लीजिए 10 मिल रहा है। जेड डायरेक्शन में मान लीजिए स्ट्रेस का वैल्यू 10 है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर जेड डायरेक्शन में हमें स्ट्रेस तो मिल रहा है लेकिन काफ़ी कम मैग्नीट्यूड है एज कम्पेयर टू एक्स एंड वाई। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस को नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। और जैसे ही आप नेग्लिजिबल माने हैं तो इसका क्या मतलब है कि उस डायरेक्शन में आपने 0 मान लिया है, तो वो फिर क्या हो गया, बायएक्सियल हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। In the biaxial state of stress, the stresses in any one of the perpendicular planes will be zero or neglected। बात समझ में आ गया? बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में जो स्ट्रेस होगा किसी एक प्लेन में वो 0 हो जाएगा और नेग्लेक्टेड। सो सपोज in z direction, there is no stress। जब z डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस नहीं है, मतलब स्ट्रेस सिर्फ x और y डायरेक्शन में है, तो ये बायएक्सियल हो गया। अब z डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज, इसका मतलब है सिग्मा z 0 हो जाएगा। और z जो है किस किस स्ट्रेस में आया था वो सब 0 हो जाएगा, मतलब टाउ एक्स जेड 0 हो जाएगा। टाउ एक्स जेड 0 हुआ है तो टाउ जेड एक्स भी 0 होगा, दोनों बराबर होता है ना जी। फिर टाउ वाई जेड, टाउ जेड वाई, ये सभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि z डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस नहीं है। दैट मीन्स z का टर्म जिसमें था वो सारा स्ट्रेस 0 हो जाएगा।
ठीक है। अब सोचिए माय डियर, आपका स्ट्रेस टेंसर क्या था? याद कीजिए, स्ट्रेस टेंसर था आपका सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, सिग्मा वाई, टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, सिग्मा जेड। ये था आपका स्ट्रेस टेंसर। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे ही बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस हुआ तो कौन कौन सा वैल्यू जीरो हो गया? ये वैल्यूज़, ये वैल्यूज़, ये वैल्यूज़, ये वैल्यूज़, ये वैल्यूज़, मतलब ये सभी वैल्यूज़ जीरो हो चुका है। ये सभी वैल्यूज़ क्या हो चुका है? जीरो हो चुका है। यानी जो आपका ट्राइएक्सियल में आपका स्ट्रेस टेंसर 3x3 मैट्रिक्स था, लेकिन जैसे ही बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस हुआ है तो बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में ये सभी जीरो हो चुका है। दैट मीन्स जो 3x3 मैट्रिक्स था वो अब कन्वर्ट हो चुका है 2x2 मैट्रिक्स में, 2x2 मैट्रिक्स में। सो मैट्रिक्स विल बी कन्वर्टेड into 2x2। तो अब बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में स्ट्रेस टेंसर क्या होगा? तो कैसे लिखेंगे? सो सिग्मा 2d क्या बच रहा है जी? सिग्मा x, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई। अब आपका मैट्रिक्स 2x2 हो गया है और ये क्या है? स्ट्रेस टेंसर एट ए पॉइंट इन 2D। ये हो गया आपका स्ट्रेस टेंसर एट ए पॉइंट इन 2D, ठीक है। स्ट्रेस टेंसर एट ए पॉइंट इन 3D आपने देखा था, अब ये हो गया स्ट्रेस टेंसर एट ए पॉइंट इन 2D। यहाँ पर भी देखिए सब कुछ वही है, नॉर्मल स्ट्रेस डायगोनल में है, फिर यहाँ पर भी वही चीज़ होगा। देखिए टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक। और मैंने आपको बताया भी था कि स्ट्रेस टेंसर जो होता है ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और 3 डायमेंशनल के लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही था। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। आइए देख लेते हैं इसी बायएक्सियल का ग्राफिकल। ये तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, ये आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। जिस तरह आपने ट्राइएक्सियल के केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया था ना मैंने यहाँ पर फिगर में, तीनों डायरेक्शन में 9 स्ट्रेस कंपोनेंट दिखाया था मैंने। सेम उसी तरीके से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का। आइए देख लेते हैं। आइए माय डियर, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, और शियर स्ट्रेस भी होगा। शियर स्ट्रेस यहाँ पर देखिए आपको पता चलेगा, ये शियर स्ट्रेस देखिए कट हुआ है तो एक इस तरफ गया, एक इस तरफ गया, शियर हो रहा है ना, एक इस तरफ एक इस तरफ। उसी तरीके से यदि आप ऐसे कट कर रहे हैं, ऐसे कट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ये शियर स्ट्रेस हो जाएगा ऊपर और यहाँ पर नीचे हो जाएगा। ओके, और इस शियर स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे? टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई। बात समझ में आ गया? तो यही है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट।
ये फिगर किसका है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट। ठीक है, तो चलिए माय डियर, आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी बस मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जाए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।